हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का सेकंड शॉर्ट। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं एंथैल्पी मतलब होती है एनर्जी। तो गाइस, जब किसी हम एटम से उसके शेल से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को जब रिमूव करेंगे तो उस रिमूव करने में, उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट जो आपके स्लाइड पे सामने आपको दिख रहा होगा वो ये कहता है कि अगर हम किसी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हैं एटम से तो जो उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उससे ज्यादा होती है जब हम उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, उससे भी ज्यादा होती है जब तीसरे को रिमूव करते हैं। इस तरीके से हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, जैसे जैसे एटम का साइज छोटा होता चला जाता है वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है। नोबेल गैसेस जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा हाई जो होता है उसमें एक तो पहली बात स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण उसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिलीज होती है, क्योंकि जब उसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो उसमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके तो सारे आउटर मोस्ट सेल्स जो है इलेक्ट्रॉन सब फिल होते हैं। जैसे कि नोबेल गैसेस हो गए, हीलियम हो गए, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब में जो कॉन्फ़िगरेशन है इनका स्टेबल होता है, इसलिए इनमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी यूज होती है। एल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं उनमें मिनिमम होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। वो इजीली जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे, तो इसलिए उसमें जो है उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसमें कम होती है। अब है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। पहला पॉइंट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एटॉमिक साइज के, मतलब कि ये बिल्कुल उसकी ऑपोजिट होती हैं। अगर हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी ज़्यादा है किसी एटम के लिए तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। अगर हमारे एटम पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के। अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं पता है गाइस तो आप मेरे इसका फर्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो है आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं उनके पास लार्ज एटॉमिक साइज होता है, तो उनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो स्मॉलर होता है। अगर जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर साइज एटम का बड़ा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो जाएंगे तो उतनी एनर्जी उसमें से रिलीज नहीं होगी। ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उनकी होती है जिनका एटम का साइज काफ़ी छोटा होता है या फिर वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं, जैसे कि हमारी नोबेल गैसेज होती हैं। अब हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी क्या होती है। आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी बिल्कुल उसकी नेगेटिव होती है, मतलब कि हमारा पहले था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने में जो एनर्जी रिलीज होती है, पर इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी। तो हमारी जो नोबेल गैसेज होती हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करती हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। बिल्कुल वही सेम चीज है, जैसे कि अगर हमारा एटम का साइज अगर बड़ा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, मतलब कि साइज अगर बड़ा होगा तो उसको आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो उसको उतनी नीड नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इसलिए वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
As the effective nuclear charge increases, the electron gain enthalpy also increases. शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के. एज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है किसी भी एटम की बढ़ती जा रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट के, तो वो नॉर्मल सी बात है कि वो कम होता जाएगा क्योंकि उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा. मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एनी एटम लेस विल बी इट्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. अगर जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किसी एटम की उसका उतना ही कम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा. जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करते जाती है क्योंकि एटम का साइज जो है वो डिक्रीज करते जाता है. क्लोरीन जो है उसकी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है. जो ग्रुप 17 है जिसको हम हैलोजन कहते हैं, हैलोजन ग्रुप होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए वो जो शो करते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शो करते हैं. जो नोबल गैसेस होती हैं वो उनमें हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पाई जाती है. अब हम पढ़ते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स. हमारे पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो मेटल्स का कैरेक्टर घटता जाता है और टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है. मोर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो ज़्यादा मोर मेटेलिक होते हैं, जैसे कि हमारा ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट से राइट में इंक्रीज करता जाता है और टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता जाता है. ये उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो मेटल्स का जो मेटेलिक कैरेक्टर जब टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा और वैसे ही सेम हो जाएगा कि अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा वो उसका कैरेक्टर भी नॉन मेटेलिक होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन जो है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ये सारे पॉइंट गाइस आपको याद करने होंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है कि इसको मैक्सिमम इसमें एक्सेप्शंस भी जो है या फिर जो भी चीज़ें लर्न करने वाली हैं. तो ये मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं जिसे आप ईजिली जो है लर्न कर सकते हैं. फ्लोरीन जो है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उससे कम ऑक्सीजन होता है, उससे कम नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन होता है. काफ़ी कम डिफरेंस होता है क्लोरीन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. इसमें एक्सेप्शन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे. और अगर हम sp3 या sp2 या sp के कैरेक्टर्स को देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की होती है, देन sp2 एंड देन sp3 की होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के. अब हम पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शंस एटॉमिक रेडियस के. जो ग्रुप 13 है एल्यूमिनियम का, उसमें कि हमने देखा होगा कि एल्यूमिनियम और गैलियम इसमें एक्सेप्शन है कि जो एल्यूमिनियम का साइज है वो ग्रेटर होता है गैलियम से. ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है गाइस क्योंकि उसमें पुअर शील्डिंग होती है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, इसलिए उसका साइज कम होता है. ट्रांजिशन सीरीज में जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इसमें क्या होता है गाइस कि आपने देखा होगा कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक के बीच में काफ़ी चीज़ें जो है वो मतलब पीरियोडिक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं है. इसमें ये है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक जो है आपका रेडियस वो घटता चला जाता है. स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम का सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा, देन उससे छोटा टाइटेनियम, देन वेनेडियम. मतलब लेफ्ट से राइट में हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक साइज है वो कम होता जाता है तो रेडियस भी कम होगा. लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो हमारा स्कैंडियम से मैंगनीज तक तो नॉर्मल साइज घटता जाता है, पर जो आयरन है, कोबाल्ट और निकल है, इनका साइज बिल्कुल सिमिलर होता है. जैसे कि आपने डॉबरिनर ट्रेंड्स में पढ़ा होगा कि
जो तीन एलिमेंट्स का जो है वो एवरेज निकालते हैं तो इक्वल होता है उनका जो एटॉमिक वो होता है नंबर होता है। तो जो आयरन कोबाल्ट निकल है इनका जो साइज है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। देन फिर क्या होता है कि कॉपर और जिंक में जिंक का साइज फिर बड़ा हो जाता है। तो एक्सेप्शन यही है कि कॉपर और जिंक में जिंक का साइज बड़ा होता है और जो आयरन कोबाल्ट और निकल है इनका साइज बिल्कुल सिमिलर होता है। जबकि इसमें ऐसा होना चाहिए था कि स्कैंडियम से जिंक तक साइज बिल्कुल घटते जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक ट्रेंड्स। एटॉमिक रेडियस जो जिंक का है वो बड़ा होता है देन कॉपर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ जिंक। आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन ग्रुप 13 में भी देखा जाता है। जैसे मैंने बताया गैलियम और एल्यूमिनियम का वही है कि जो बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम थैलियम में ये सारे जितने ही एक्सेप्शंस हैं। और ग्रुप 14 में जो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, स्टेनम और प्लम्बम जो है इसमें भी जो है ये एक्सेप्शन है। एसएन और जो पीबी है इसमें एक्सेप्शन है। ट्रांजिशन मेटल में वही पहले वाली स्लाइड का ही ये है गाइस कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है स्कैंडियम से क्रोमियम तक, देन मैग्नीज से नाइट्रोजन तक कांस्टेंट रहती है, देन कॉपर से जिंक में फिर इंक्रीज कर जाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ एक्सेप्शन है जो कि आपको सामने स्लाइड पे दिया हुआ है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप याद करिएगा। एका एल्यूमिनियम जो है उसको हम गैलियम कहते हैं, एका सिलिकॉन को हम जर्मेनियम कहते हैं। जो कंपाउंड है एस ब्लॉक एलिमेंट के, लिथियम और बेरिलियम जो है वही सिर्फ आयनिक होते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो फर्स्ट होती है बोरॉन की वो लेस होती है देन आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ बेरिलियम। ये एक्सेप्शन है गाइस, इसको आप याद कर लीजिएगा। एलिमेंट्स जो है यूरेनियम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांस यूरेनिक कहते हैं। जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर उनमें ज़्यादा होता है। सो नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, मतलब वो फ्री स्टेट में तो पाए ही नहीं जाते हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो एस ब्लॉक के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सब आ जाते हैं। सीजियम जो है वो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोरीन जो है मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। इसको आप ध्यान से सुनिएगा गाइस कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी होगी जितना ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बढ़ता जाएगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बढ़ती जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज करता है लेफ्ट से राइट में। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड कौन सा, फर्स्ट सेकेंड, पहला जो मैं पीरियड की बात कर रही हूँ नॉट ग्रुप, सॉरी। जो सेकंड पीरियड है उसमें जो है क्या होता है कि उसको हम ब्रिज एलिमेंट कहते हैं जिसमें कि लिथियम एंड ऑल एलिमेंट्स आते हैं। बेसिक कैरेक्टर जो है ऑक्साइड्स का वो डिक्रीज करता है लेफ्ट से राइट जाने में। एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का इंक्रीज करता है लेफ्ट से राइट जाने में। नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाफ होते हैं इलेक्ट्रॉन फील्ड, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड। पीरियड जो है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड जो है उसको हम शो करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। एस ब्लॉक ग्रुप में जो है एस ब्लॉक ग्रुप जो है वो इक्वल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एंड पी ब्लॉक ग्रुप नंबर जो है वो इक्वल होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर, अगर हमको ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है तो 2 प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इक्वल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिवाइडेड बाय 540। ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एस ब्लॉक ग्रुप के एलिमेंट ग्रुप पता करना है तो जो एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका जो है ग्रुप नंबर होगा। पी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने आपके होंगे उसमें आप अगर 10 प्लस कर देंगे तो पी ब्लॉक ग्रुप नंबर आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप नंबर का वो एलिमेंट है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।